फरूख सलीम साहब ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम फरूख सलीम साहब। हम उनसे आईएमएफ का जो स्टाफ अग्रीमेंट है हुकूमत और आईएमएफ के माबैन जो अब तय पा गया है, जिससे कि मजीद अवाम के खदशात हैं, महंगाई और दीगर मसाइल की तरफ, उनके ऊपर बात करेंगे। मुजम्मिल साहब और नादिया, यू आर मोस्ट वेलकम टू स्टे। लेकिन अगर आप जो है इफ यू वांट टू लीव, आप बिल्कुल आप आजाद हैं। जैसे कायदे आज़म ने कहा था, आप आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए, अपने मंदिरों में जाने के लिए, क्योंकि आप शहरी हैं, आपको पूरे शहरी हकूक है इस वक्त। जी ओके जी, खुदाफिज मुजम्मिल साहब। जी फरूख साहब जनाब, फरूख साहब हमें बताइए, कल हमारे मुशीर खजाना जो अनकरीब दोबारा वजीर खजाना बनने चले हैं, उन्होंने एक तकरीर दिल पजीर फरमाई। उनके साथ एक और साहब हमाद अजहर साहब भी थे, और उन्होंने नवीद सुनाई कि क्या नया जो मुआहदा हुआ है वो क्या हुआ है, और कुछ तफसीलात आज के अखबारों में मजीद सामने आई, उस पर तबसरे भी हो रहे हैं। तो 2019 में हम गए थे आईएमएफ में, फिर हमारा ये प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा उस पे बर्फ पड़ गई थी, फिर अब बर्फ पिघल रही है। फिर पहले जो है वो हमारी इकोनॉमी जो है वो जीडीपी माइनस में जा रही थी, फिर अचानक हमें खबर आई शौकत तरीन साहब के दौर में कि जीडीपी जो है वो आसमान पे जा रही है, अब कुछ और सुन रहे हैं। तो जरा बताइए कि जो इकोनॉमिक सिनारियो है इस आईएमएफ एग्रीमेंट के हवाले से, वो क्या है, और लोग जो है वो घबराएं या ना घबराएं, सवाल ये। Langi साहब, thank you for inviting me. Raza साहब, thank you. देखिए, बुनियादी नुक्ता एक मैं आपके सामने रखता हूँ। बुनियादी नुक्ता ये है कि हमारी कन पट्टी पे किसी ने बंदूक नहीं रखी है, जो हमें ज़बरदस्ती आईएमएफ के पास लेके जा रहा है। ये अपनी गलतियों की बुनियाद पे जाते हैं, अपनी गलतियों के नतीजे पे जाते हैं, अपने खसारों के नतीजे पे जाते हैं। जून के महीने में जब हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब खड़े होते हैं नेशनल असेंबली की फ्लोर पे, वो ऐलान करते हैं कि जी इस साल हमारी आमदन जो है वो 4,500 अरब है और हमारे अखराजात जो हैं वो 9,000 अरब हैं। तो जिस दिन उन्होंने ये कहा, इसका मतलब है कि आपको किसी के पास तो भीख मांगने के लिए जाना पड़ेगा, वो जो खसारा आप इनकर कर रहे हैं। अब इस साल अगले 12 महीने में मेरा तखमीना ये है कि हम चले हैं कोई 40 अरब डॉलर का तिजारती खसारा करने। 70-72 अरब की प्रेडिक्शन आ रही है हमारी इंपोर्ट्स पे, और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अटकी हुई हैं, जो सन 2013 में हमने अचीव किया था तकरीबन 30-31 अरब। तो अगर आप दोनों का फ़र्क निकालें तो 40 अरब डॉलर का यहाँ पे होना चला है तिजारती खसारा। अब ये तिजारती खसारा भी हमें आईएमएफ तो नहीं कहता कि आप करें, ना ही हमें बजटरी खसारा जो आईएमएफ ज़बरदस्ती कहता है कि आप ये करें। तो ये हम आईएमएफ के पास जाते हैं कर्जा जात लेने के लिए, अपनी कोताहियों के नतीजे में, अपने खसारों के नतीजे में। पहला नुकता। दूसरा नुकता ये है कि आईएमएफ जो है वो कोई प्योरली मालियाती इदारा नहीं है, वो एक सियासी इदारा भी है। उसके सियासी मालकान हैं, उसके सियासी स्टेक होल्डर्स हैं, और जो सबसे बड़ा सियासी स्टेक होल्डर है वो अमेरिका है। और जैसे पहले भी आपसे बात हुई कि अमेरिका के तकरीबन 8 लाख और 31,000 वोट हैं उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड पे। अब हम कह रहे हैं कि हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है। देखिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए और आईएमएफ से ये एग्रीमेंट या ये एलानिया एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। आपको याद होगा कि अभी कुछ ही महीने पहले कोई 1 रुपए 70 पैसे हमने बिजली का फी यूनिट बढ़ाया था। उसके बाद फिर हमने कोई 4 रुपए इज़ाफ़ी टैक्स लगाया पेट्रोल और डीज़ल कीमत में, वो जिसको हम पेट्रोलियम लेवी कहते हैं। फिर स्टेट बैंक ने 1.5% जो है वो शरह सूद बढ़ा दी। तो ये 3 बड़ी कुर्बानियाँ दी, और उसके नतीजे में आईएमएफ ने अब ये ऐलान किया है। पैसा अभी नहीं आया, पैसा अभी आना बाकी है, और पैसा मतवक्को है कि जो एग्ज़ेक्टिव बोर्ड की मीटिंग है वो 12 जनवरी की मैं तारीख सुन रहा हूँ कि 12 जनवरी को शायद उनकी मीटिंग होगी। अब आज तारीख है 23 नवंबर। तो नवंबर की 23 तारीख और जनवरी की 12 के दरमियान अभी बहुत कुछ करना है, हमें बहुत कुछ करना है। अभी आप देखिएगा कि मेरा ख्याल ये है कि तकरीबन 1% और हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। हमारे मुशीर खजाना साहब ने ऐलान कर दिया कि 4 रुपए
फी लीटर जो है वो पेट्रोल में वो इजाफी लेवी लगाएंगे। और वो हर 4 रुपए महीने। का मतलब ये है सोलंकी साहब के तकरीबन 80 अरब रुपए का बोझ, इजाफी बोझ हर महीने। हम पाकिस्तानी जो हैं वो सालाना तकरीबन 20 बिलियन लीटर जो है पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करते हैं, तो 4 रुपए उसके ऊपर इजाफी लगेगा, तो आप समझिए कि हमारे ऊपर 80 अरब रुपए का माहाना इजाफी बोझ सिर्फ पेट्रोल और डीजल की मद में लगेगा। अगले महीने फिर एन एडिशनल 80 बिलियन, उससे अगले महीने एन एडिशनल 80 बिलियन। ये टोटल कोई हमने 3 साढ़े 300 अरब रुपया हमने वादा किया है IMF से कि हम इजाफी पेट्रोल और डीजल की मद में जो है वो रेज़ करेंगे। तो ये वादे तो सोलंकी साहब पुराने हैं, और ये एक्चुअली मार्च की 24 तारीख को मुझे याद आता है जो हमने एग्ज़ेक्टिव बोर्ड के साथ किया था, जो उस वक़्त हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो हैं वो डॉक्टर हफ़ीज़ शेख साहब थे। फिर अप्रैल के महीने में हमारे पास एक नए मुशीर ख़ज़ाना आ गए, वज़ीर ख़ज़ाना आ गए, और उन्होंने, अगर आपको याद हो, उन्होंने कुछ इस किस्म की बात की थी कि मेरे पास एक जादू की छड़ी है और मैं टैक्स बढ़ाए बगैर रेवेन्यू भी बढ़ा लूँगा, और मैं बिजली के रेट भी नहीं बढ़ाऊँगा, और मैं पेट्रोल के ऊपर भी इज़ाफ़ी टैक्स नहीं लगाऊँगा, और ये जादू की छड़ी के सारा काम करती है। उस वक़्त IMF ने सस्पेंड कर दिया था, जिसको आप कह रहे हैं कि वो बर्फ़ पिघलने लगी है। उस वक़्त IMF ने प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा, भाई आप अगले 6 महीने ये जादू की छड़ी का इस्तेमाल करें, तो वी विल सी यू इन 6 मंथ्स। अब वो 6 महीने गुज़र गए, तो वो जादू की छड़ी ने काम नहीं किया। हमारी पोज़ीशन जो मैं समझता हूँ, जो मुज़ाकराती पोज़ीशन है, जो नेगोशिएटिंग पोज़ीशन है, वो मज़ीद कमज़ोर हो गई। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, और अब हम दोबारा IMF से गए हैं कि आप हमें वापस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएँ। जी, बिल्कुल। तो ये फ़ारूक साहब, आपने देखे होंगे टारगेट्स भी जो रिपोर्ट हो रहे हैं, एक तरफ तो टैक्सेस की शरह, टैरिफ्स जो हैं, अभी आपने उनका ज़िक्र भी किया। ये इसका तो ज़ाहिर बात है कि ये जो सप्लीमेंट्री बजट की बात भी हो रही है कि हाँ, सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाएगा। आज ही जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जो घरेलू सार्फिन हैं गैस के, उनको ये खुशखबरी दी गई है कि 157.5% मजीद इजाफा जो है वो गैस की कीमतों में होगा, बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल का आपने बताया जो नई लेवी का इजाफा होगा। तो और जो जिस तरीके से ये इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाए गए हैं 150 बेसिस पॉइंट, अभी आप बता रहे हैं कि और तलखी अयाम अभी और बढ़ेगी, तो हमारे जो लोग हैं वो कैसे गुजारा करेंगे फरूख साहब? देखिए, जैसे मैंने कहा कि नवंबर 23 और जनवरी के 12 के दौरान हमें 2 बहुत बड़े जिसका आपने ज़िक्र किया, एक मिनी बजट भी आएगा, एक फाइनेंस बिल की शक्ल में, जो हमें नेशनल असेंबली से पास करवाना होगा, और उसमें कोई साढ़े 300 अरब के इज़ाफ़ी टैक्सेस हैं। दूसरा बड़ा बिल जो है वो स्टेट बैंक की आज़ादी, खुद मुख्तारी, ऑटोनॉमी का बिल है, वो भी हमें नेशनल असेंबली से पास करवाना होगा। तो ये सारे काम हैं जो आज और जनवरी 12 के दरमियान में हमने करने हैं। और अगर हम खुदा करे कामयाब हो जाएँ उसके बाद फिर वो जो एग्ज़ेक्टिव बोर्ड है वो जनवरी 12 को बैठेगा, और वो फ़ैसला करेगा कि वो $1 बिलियन का जो है वो हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। देखिए, ऑलरेडी जो आज हमने सुना कि 22% जो डेवलपमेंट बजट है, जो बनाया गया था, जो हमने बजट में एलोकेट किया गया था, ईएसडीपी का। 2% हमने उसको नीचे लेके आना है। 300 अरब टैक्सेस का मैंने आपको बता दिया, जो 4 रुपए लेवी है उसमें तो हम साढ़े 300 अरब रुपया इज़ाफ़ी इकट्ठा करना है। फिर वो कोविड का एक हमें मिले थे IMF की तरफ से पैसे, बिल्कुल। उसका ऑडिट रिपोर्ट जो है वो अभी तक सामने नहीं आ रही। वो भी IMF ने शर्त रखी है कि भई आपको हमने इतने बिलियन डॉलर दिए थे, वो हमें बताएँ कि वो आपने कहाँ खर्चे हैं, किन कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए हैं। वो खुदा जाने उसमें क्या मामला है, लेकिन वो सामने नहीं आ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये आप ये बताइए फ़ारूक साहब, अगर ये इस तरह से अगर इन तमाम शराइत पर अमल दरामद होगा। आम लोगों पर क्या असर हो रहा है? मैं हाँ, आज आपसे गुफ्तगू कर रहा था कि जो देहात में है तो जो महंगाई है वो शहरों से भी ज्यादा है, फूड इन्फ्लेशन दूसरे। तो आप तो इस्लामाबाद में रहते हैं, आप मुझे F-3 का वाकया सुना रहे थे, जरा सुनाए ना हमारे नाजरीन को।
देखिए मैं सोलंकी साहब पिछले कोई 25 साल से एफ 3 में रहता हूँ और ये इस्लामाबाद वैसे ही बाकी शहरों के मुकाबले में जो है वो बड़ा महंगा शहर है और यहाँ पे जो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है वो भी बाकी शहरों के मुकाबले में बड़ी महंगी है और एफ 3 के रिहायशी जनरली जो हैं उनका इनकम लेवल जो है वो मैं समझता हूँ बल्कि पूरे बाकी पाकिस्तान के मुकाबले में बड़ा हाई है। तो मेरी बीवी 2 दिन पहले गई हैं फ्रूट खरीदने के लिए और एफ 3 की कहानी आपको बता रहा हूँ और उन्होंने कहा उस फ्रूट बेचने वाले से कि भई आप का फ्रूट मुझे पुराना लग रहा है, आप ताज़ा फ्रूट नहीं ला रहे हैं। उसने कहा कि इस इलाके में खरीदार जो हैं, वो बड़े कम रह गए हैं। अब मैं अगर रोज़ ताज़ा फ्रूट लेके आता हूँ, तो मेरा फ्रूट पूरा जो है, वो बिकता नहीं है। तो जैसे मैंने ये कहानी सुनी तो मैं बड़ा सीरियसली बड़ा तशवीशनाक मामला कि अगर एफ 3 में ये हो रहा है तो फिर बाकी इलाकों में क्या हो रहा होगा? और एक और खबर जो गार्डियन ने कवर की है जो बरतानिया का पर्चा है हमने पाकिस्तान के किसी पर्चे में वो नहीं देखी वो आई थिंक हफ्ता भर पुरानी शायद खबर है एक असदुल्ला साहब कोई 27 साला नौजवान जो पुराने जूते बेचते हैं कराची में अपना रेहड़ी के ऊपर उनको वालिदैन की तरफ से प्रेशर था कि महँगाई बहुत है कुछ पैसे कमा के दो उसके अपने में गुज़ारा नहीं हो रहा था, तो उसने अपने आप को आग लगाई। अब आप पूछ रहे थे कि आम आदमी क्या कर रहा है? तो आम आदमी देखिए ये एक साहब ने तो अपने आप को आग लगाई। अब आम आदमी की जब आप बात करते हैं तो जो औसतन आमदन है वो पाकिस्तान में फ़ी का आमदन तकरीबन 16,000 रुपए माहाना की बनती है। 2 लाख रुपया सालाना, 16,000 रुपया लगभग माहाना आमदन। अब आप सोचिए कि 400 रुपए लीटर जो है, वो कुकिंग ऑयल बिक रहा है। 150 रुपए से कम किलो आपको टमाटर नहीं मिल रहे हैं। अब आप अपने मोटरसाइकिल में अगर पेट्रोल डलवाएँगे तो 146 रुपए का फ़ी लीटर जो है वो पेट्रोल उसमें डाला जाएगा। फिर महीने के आखिर में आपको बिजली का बिल आएगा और उसमें आप सोचिए कि 22-23 रुपए का फ़ी यूनिट जो है वो बिजली का बिल आएगा। अब 16,000 रुपए में सोलंकी साहब मैं मेरी समझ से बाहर मतलब आई कैन नॉट पुट 2 एंड 2 टुगेदर मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो 16,000 रुपए में ये सब काम कैसे करेगा। अब वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले हमें बताते हैं कि जी मिनिमम जो है अगर आपने तंदुरुस्त तवाना रहना है, हेल्थी बॉडी करनी है, तो आपको कम बस कम रोज़ के 2100 कैलोरीज़ जो हैं, वो खाने हैं, वो अपने अंदर कंज़्यूम करने हैं। तो अब ये 16,000 रुपए में 2100 कैलोरीज़ पूरी करना अ, रियली बहुत 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 मुसीबत में है, बहुत तकलीफ में हैं लोग। और फिर इसका नतीजा आप देखिए कि जब आपके पास महँगाई होती है, आमदन बढ़ नहीं रही होती फिर गुर्बत बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है। और गुर्बत की अलामात आपको नज़र आती हैं बच्चों में ख़ास तौर पे रज़ा साहब बच्चों में ख़ास तौर पे और आप अगर डेटा देखना शुरू करें तो एक वो कहलाती है स्टंटिंग इन चिल्ड्रन। जी, स्टंटिंग का जी। मतलब ये है कि आपकी उम्र के हिसाब से आपका कद वो नहीं होता जो होना चाहिए, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स हैं कि इस उम्र का बच्चे की इतना कद होगा तो उसका इतनी इतनी उम्र का इतना कद होना चाहिए। वो स्टंटिंग अब कहा जा रहा है कि तकरीबन 44% जिसका मतलब ये है कि हर 10 बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, उनमें से तकरीबन 4 से 5 बच्चे ऐसे हैं जो स्टंटिंग का शिकार हो जाते हैं। फिर वो बच्चों में एक वेस्टिंग होती है कि आपका जो आपकी इस वक़्त जो उम्र है, उस हिसाब से आपका एक ख़ास वज़न होना चाहिए या वज़न की एक रेंज बताई जाती है दुनिया में। तो ये गुर्बत के नतीजे में फिर आपको ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये फ़ारूक साहब ये बिल्कुल आपने स्टंटिंग, हंगर, स्टार्वेशन ये सारी जो जो चीज़ें निकलती हैं और ये कोई नई बात नहीं। आईएमएफ के प्रोग्राम तो हमें यही ये मज़मून चूँकि मैं इसको पढ़ाता भी हूँ, उसमें हम यही देखते हैं 1980-90 की दहाई में कितने 80 ममालिक में जहाँ-जहाँ ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हुए हैं, इस तरह के नताइज निकलते हैं। मगर मुझे अभी ये आप ये ज़रा बताइए कि एक तरफ इतनी इन्फ्लेशन का जो सामना है और अभी उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को भी कुछ मॉनेटरी पॉलिसी भी रिवाइज की है। तो क्या हुकूमत को और जो हमारे माशी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये बात नहीं दिखाई दे रही कि वो इस एग्रीमेंट करने के बाद मजीद पाकिस्तानियों को तो बिल्कुल मुश्किल में डालेंगे लेकिन खुद भी बहुत मुश्किल में पड़ेंगे
क्योंकि इसका जो पुशबैक आएगा, ऑलरेडी जो अवाम का गमो गुस्सा है वो बड़ी, आप अगर देखें सोशल मीडिया पर देखें, टीवी पर क्लिप्स देखें, लोगों से बात जब भी हम करते हैं, महंगाई सबसे अव्वलीन इशू बना हुआ है। तो आप यहाँ से कोई इस तरह की, आप जानते भी हैं इन कैरेक्टर्स को, इसलिए मैं कह रहा हूं उनमें कोई इस तरह की थिंकिंग, कोई गुफ्तगू नहीं होती आपस में? देखिए रज़ा साहब, अफ़सोस इस चीज़ का होता है कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके पास बड़े वसाइल बहुत बड़े हैं। जो सबसे बड़ा बोझ है रियासत पाकिस्तान के ऊपर, वो हुकूमत पाकिस्तान खुद से है। और वो मैं इसलिए कहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान जो है 400-500 अरब रुपया सालाना जो है वो बिजली के शोबे में गवा देती है। कोई 750 अरब का इस वक्त कर्जा खड़ा है, जो कमोडिटी ऑपरेशन जो हुकूमत गंदम खरीदती है सालाना, उसमें नुकसान कर देती है। जो हुकूमत इदारे चला रही है जिसको हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं, उसके ऊपर इस वक्त 2000 अरब रुपए का कर्जा खड़ा है। तो ये सारे कर्जे और ये सारे खसारे मैं आपको इसलिए गिना रहा हूँ कि अगर किसी हुकूमत के पास इतना पैसा है ज़ाया करने के लिए, आप साल का 2.5, 3, साढ़े 3 हज़ार अरब रुपया गँवा देते हैं, आप सोचिए कि उस हुकूमत के पास या उस मुल्क के पास कितने वसाइल हैं। तो यहाँ पे वसाइल की कमी नहीं है, उन वसाइल का जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये जिस तरह उसको ज़ाया करते हैं, उस पे बड़ा अफ़सोस होता है। अब देखिए आईएमएफ जो है वो हमें मजबूर नहीं करती कि आप अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में जो है वो 2000 अरब का नुकसान कर दें। हमें आईएमएफ मजबूर नहीं कर रही कि आप 750 अरब फेंक दें कमोडिटीज ऑपरेशन के अंदर। ये सारी पॉलिसीज तो हमारी अपनी पॉलिसीज हैं। अब देखिए महंगाई का हवाला देते हैं कि एनर्जी की प्राइसेस जो है वो दुनिया में बढ़ रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पेट्रोल जो है वो 40-45 डॉलर का बैरल था, वो $80 पे चला गया है। लेकिन हम जो अपनी 20-25% बिजली चोरी हो जाती है, जो चीज़ें हमारे अपने कंट्रोल में है। अब आलमी मंडियों की कीमतें तो आपके मेरे कंट्रोल में नहीं है, हमारी हुकूमत कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो 20-25% बिजली चोरी हो रही है, 250-300 अरब की बिजली चोरी हो रही है, वो तो हमारे कंट्रोल में है इसको कम करना। गैस 2-2.5 बिलियन डॉलर की गैस चोरी हो जाती है और उसको हमने वो एक यूफेमिज्म अंग्रेजी का बनाया हुआ है, अनअकाउंटेड फॉर गैस, यूएफजी कहते हैं। उर्दू में तो वो चोरी हो रही है गैस आप। अब वो बिल्कुल। 2.5-3 बिलियन डॉलर हमने लास्ट ईयर कतर को दे दिया, 2.5 बिलियन डॉलर आपके मुल्क के अंदर गैस चोरी हो गई। ये सारी चीजें हमारे अपने कंट्रोल में है। तो सब कुछ जो है वो ये नहीं कह सकता कि जी आलमी मंडियों में ये हो रहा है इसलिए हमारे लिए ये हो रहा है। अब एक वो खलीज आपको बड़ा डिस्टिंक्ट वाज़े तौर पे नजर आने लगा है। अगर आप पूछते हैं कि 3 साल पहले जो है वो आटे की कीमत 35 रुपए किलो थी, आज वो 75 रुपए है। उसके जवाब में हमारा बताया जाता है कि गाड़ियों की सेल बहुत बढ़ गई है। अगर आप उससे पूछेंगे कि चीनी जो है वो 55 रुपए किलो थी, अब वो 125 रुपए पे चली गई है, उसका जवाब देते हैं जी कि मोटरसाइकिल की कीमतें बड़ी बढ़ गई हैं। अब अगर मैं बताऊंगा कि ये जी असदुल्ला साहब ने वहां पे खुदकशी कर ली, अपने आप को आग लगा ली है, तो उसके जवाब में बताएंगे कि ये जापान में तो जो खुदकशी का रेट है वो पाकिस्तान से भी ज्यादा है। आई तो हंसने वाली बात तो नहीं है, बहरहाल, लेकिन ये कि अफसोस की बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। यही यही कह सकते हैं। बहरहाल फरूक साहब, बहुत शुक्रिया। हमारा वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन इंशाल्लाह हम आपको ये तकलीफ देते रहेंगे, क्योंकि ये जूं जूं इस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आपका हमें तज्जिया भी चाहिए होगा। और मेरे ख्याल से लोग भी इस बारे में बड़ी कीन है कि उनको इन्फॉर्मेशन मिले कि आखिर ये कौन से एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उससे उनकी जिंदगियों पे क्या मजीद असर पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी। बहुत तो शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी।